हेलो दोस्तों, अभ्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिथौरागढ़ जनपद चल रहा था और पिथौरागढ़ जनपद में हम प्रमुख मेले और उसकी यात्राएं आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेला आता है वो आता है कौन सा? जौलजीबी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में ये आ रखा है। तो ये मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और प्रत्येक वर्ष 14 से 19 नवंबर को काली एवं गौरी नदी के संगम स्थल पर लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। कौन सी? काली प्लस गौरी नदी। और कब? 14 से 19 नवंबर के मध्य। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? सन 1914 में सबसे पहले हुई थी। जौलजीबी मेले को प्रारंभ करने का श्रेय गजेंद्र बहादुर को जाता है। किसको जाता है? गजेंद्र बहादुर को। तो ये आपके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर पिथौरागढ़ में मेले की बात करते हैं तो वो कौन सा है? थल मेला। थल मेला पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में। कहाँ पर? बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग कांड दिवस मनाए जाने के बाद हुई थी। ठीक है, प्रारंभ यह मेला कितने दिन चलता था? 20 दिन चलता था। अगर हम बात करते हैं तो कब लगता है? वैसाखी के दिन। ठीक है, वैसाखी के दिन। और अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो ये कहाँ लगता है? बालेश्वर के थल मंदिर में। और अगर हम बात करते हैं तो कब से हुई थी इसकी शुरुआत? तो 13 अप्रैल 1940 से हुई थी और कितने दिन का लगता था? 20 दिन तक चलता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बौराड़ी मेला। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आया है। ऐसा कभी कभी ये लगता है कि ये चमोली में लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो बौराड़ी मेला कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद के बौराड़ी नामक स्थान पर सैम देवता के मंदिर में लगता है। कौन से देवता? सैम देवता के मंदिर में लगता है। यह मेला कब? दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा, कब शुरू होता है? दीपावली के 15 दिन बाद। इसके बाद मोष्टा मानू मेला इम्पोर्टेंट है फिर अपने आप में। कहाँ पर लगता है? भगवान मोष्ट मानू मंदिर में लगता है। ठीक है, इसके अलावा हाट कालिका मेला पिथौरागढ़ के कहाँ पर? जहाँ हाट कालिका मंदिर है, गंगोली हाट, वहाँ पर लगता है। रामेश्वर मेला सरयू एवं रामगंगा के संगम पर स्थित रामेश्वरम तीर्थ में आपका लगता है। ठीक है, रामेश्वरम मेला कहाँ लगता है? सरयू और रामगंगा के संगम स्थल पर रामेश्वर तीर्थ में लगता है। इसके अलावा कंडाली उत्सव, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष पर यह उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में कब क्या आयोजित किया जाता है? ये कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की यात्राओं के बारे में, तो यात्राओं के बारे में सबसे पहले हमारे पास आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रतिवर्ष जून से सितंबर तक चलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सहयोग से पूरी होती है। यह लगभग 40 दिनों तक चलती है, जो अल्मोड़ा से कौसानी, डीडीहाट होते हुए धारचूला व धारचूला से तवा घाट और उसके बाद लिपुलेख दर्रे से तिब्बत में प्रवेश कर जाती है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर झील तथा दक्षिण में राक्षस ताल है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपके पास तकरीबन 6 से 7, 5 से 6 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले कब लगता है? जून से सितंबर में। दूसरा कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। कौन कौन आयोजित करवाता है? भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस बल। कितने दिन तक चलती है? इसके अलावा कहाँ से कहाँ हो सकता है? ठीक है, कहाँ सबसे लास्ट में? लिपुलेख दर्रा। कहाँ प्रवेश करता है? तिब्बत में। कौन कौन सी इसके पश्चिम में कौन सी झील है? मानसरोवर झील। दक्षिण में कौन सा? राक्षस ताल स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तिब्बत पे। इसके अन्य नाम क्या है? गण पर्वत और रजतगिरी पर्वत। तो तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हिल यात्रा। यह यात्रा पिथौरागढ़ की सौर घाटी में कुड़ एवं बजेटी गांव के में मुख्यतः आयोजित की जाती है। इस यात्रा में बैला का मुखौटा पहनने वाला व्यक्ति अभिनव करते हैं, जिसमें मुखौटा नृत्य कहते हैं। इस महोत्सव में लखिया भूत आकर्षण का केंद्र होता है। नेपाल में हिल यात्रा का इंद्र यात्रा के रूप से भी मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है।
जो कि अभी हाल फिलहाल में आपका पिथौरागढ़ में हुई थी। अगर हम बात करते हैं पिथौरा जनपद के प्रमुख दर्रे, नदी, ग्लेशियर, कुंड और जलप्रपातों के बारे में, तो प्रमुख दर्रे अगर हम देखते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, अगर हम दर्रे देखते हैं तो यहाँ पर आपको दारमा, लंपिया, मनस्या, लिपुलेख, लेवीधुरा और ऊटा जयंती दर्रा आपको देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दर्रा इंपॉर्टेंट है, सारे ही दर्रे इसमें क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? दारमा, नवीधुरा, लंपिया, मनस्या, लिपुलेख और आपका ऊटा जयंती। ठीक है, लेवीधुरा और नवीधुरा दोनों ही आपके पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच के जो दर्रे हैं वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज कमिश्नर ट्रेल ने 1830 के आसपास में की थी। ठीक है, किसने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने की थी। कब की थी? सन 1830 के आसपास में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य भी दर्रे स्थित हैं, जिसमें लातूधुरा, मारचियोक, बाराहोती और टोपीधुरा ये आपके दर्रे स्थित है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। पिथौरागढ़ एवं चंपावत के बीच में आपका एक दर्रा है, जिसपे आपका है लास्पा दर्रा है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में सिनला दर्रा स्थित है, जो कि आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के नदी तंत्र के बारे में, तो नदी तंत्र में आपको सामने देखने को मिलेगा काली नदी। ठीक है, ये काली नदी जो है वो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काला पानी क्षेत्र से, जिसके पास में व्यास आश्रम है, से निकलती है और भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश कर जाती है, वो टनकपुर में पहुंच जाती है। यहाँ से आगे इसे शारदा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम टनकपुर में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए काली नदी बनबसा बैराज में पहुंच जाती है, और यही बनबसा बैराज के बाद से काली नदी दो नहरों में विभाजित हो जाती है। एक आपकी कौन सी? शारदा नहर, और दूसरी कौन सी? महाकाली नहर। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शारदा नहर और महाकाली नहर। ठीक है, तो एक्चुअल में काली नदी निकलती कहाँ से? लिपुलेख दर्रे के पास में काला पानी नामक क्षेत्र से। ठीक है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत चर्चा का विषय भी था। शारदा नहर और महाकाली नहर अगर हम बात करते हैं तो उद्गम स्थल से बनबसा बैराज तक काली नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 252 किलोमीटर की है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली नदी को ही उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी भी माना जाता है। सबसे अपवित्र नदी क्योंकि जो जिस क्षेत्र से आती है और जिन जिन क्षेत्रों से आती है, तो कहा जाता था कि पहले के टाइम पे वहाँ पर कोई जाता था तो वापस नहीं आ पाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से जंगलों के बीच में और घने जंगलों के बीच में से आपकी निकलती थी, तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति वहाँ से वापस नहीं आ जाता था। कोई जानवर या वैसे ही नदी में आपका डूब जाते थे, इस वजह से आपको इसको अपवित्र नदी भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं काली नदी की सहायक नदी, तो काली नदी की सहायक नदी कौन सी है? कुंठियांगटी नदी। यह काली नदी की सबसे प्रथम सहायक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया था कुछ टाइम पहले। काली नदी की सबसे प्रथम सहायक नदी कौन सी है? कुंठियांगटी नदी, जो कि जैक्सर श्रेणी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से। इनका संगम गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से होता है। कौन सी जगह? गुंजी। ये भी आपको याद रखना है, कौन सी जगह? गुंजी नामक जगह पर आपका काली से होता है। इनकी सहायक नदी है सागचूमा, थुमका और निरकुट, आपकी ये इसकी सहायक नदी है। इसके बाद जो इसकी नदी आती है वो आपकी आती है पूर्वी धौलीगंगा। पूर्वी धौलीगंगा दो शाखाओं के रूप से निकलती है। लिस्पर और दारमा इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। तथा गोवन खाना, ये आपको याद रखना है, गोवन खाना हिमनद से होते हैं और तेजंग छोटा कैलाश संगम में संगम करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत। वह आगे पूर्वी धौलीगंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है
कि पूर्वी धौली गंगा जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? लिस्सर और कौन सी? दारमा। इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो आपका कौन सा है? गोवान खाना। और ये दोनों नदियां जो आपका संगम करती हैं वो कहाँ पर संगम करती हैं? छोटा कैलाश तेजांग। कहाँ पर? तेजांग में आपका संगम करती है। और यहाँ से ये किस नाम से आनी आती है? पूर्वी धौली गंगा। ठीक है। पूर्वी धौली गंगा का काली नदी से संगम कहाँ होता है? खेला या तवा घाट नामक क्षेत्र में होता है। पूर्वी धौली गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर है। तो ये आपका याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं गौरी गंगा नदी की। तो गौरी गंगा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका संगम जौलजीवी नामक स्थान पर काली नदी से होता है। ठीक है। इसको हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही कि काली और गौरी नदी का संगम आपका जौलजीवी नामक क्षेत्र में आपका होता है। गौरी गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें गौरी और रालम नदियां हैं, जिसको आप सुनकल्पा नदी भी कहते हैं, रालम को। गौरी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर तथा इसकी सहायक नदी है रमलगाड़, मतकानी और गोनखागाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद पूर्वी रामगंगा आता है। पूर्वी रामगंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल पॉन्टिंग ग्लेशियर व नामिक ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है। तथा रामेश्वरम तीर्थ में ये आपका सरयू नदी से संगम करती है। कहाँ पर करती है? रामेश्वरम तीर्थ में आपका सरयू नदी से संगम करती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको आपने क्या करना है? याद रखना है। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की कुल जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, तो पिथौरागढ़ में अच्छी खासी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें करमोली लुमती तल्ली जल विद्युत परियोजना जो कि धौली गंगा पे है। इसके अलावा चुंगड़ चाल परियोजना जो कि पूर्वी धौली गंगा पे है। रशिया बगड़ परियोजना जो कि आपकी गौरी गंगा पर है। छिरकिला परियोजना जो कि पूर्वी धौली गंगा पर है। बोकांग बेलिंग परियोजना जो कि आपकी पूर्वी धौली गंगा पर है। गरबा तवा घाट परियोजना जो कि आपकी काली नदी पर है। और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो कि आपकी पूर्वी धौली गंगा पर है। ठीक है। तो कौन सी? करमोली लुमती तल्ली जल विद्युत परियोजना, चुंगड़ चाल परियोजना, रशिया बगड़ परियोजना, छिरकिला परियोजना, बेकांग बेलिंग परियोजना, गरबा तवा घाट परियोजना और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो कि आपकी धौली गंगा पर है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में जो हिमनद है उनके बारे में बात करते हैं। तो काली हिमनद, मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पॉन्टिंग या पेंटिंग ग्लेशियर, पिनोरा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आया भी है, रालम ग्लेशियर और लसार ग्लेशियर, ये आपके पिथौरागढ़ के प्रमुख हिमनद है। कौन कौन से? काली, मिलम, नामिक, हीरामणि, पॉन्टिंग, पिनोरा, रालम और लसार जो आपके इम्पोर्टेंट हिमनद है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्थित कुंडों के बारे में, तो थमरी कुंड, महेश्वर कुंड, पार्वती कुंड और मैसर कुंड हैं जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आए भी हैं, जिसमें मैसर कुंड बहुत बार पेपरों में आया है। पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित कुछ जलप्रपातों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बिरथी जलप्रपात है, दूसरा मुंशियारी जलप्रपात, तीसरा हरकोटा जलप्रपात, चौथा भुरमुनी जलप्रपात, अगला भेलछड़ा जलप्रपात और अगला तुनखोला जलप्रपात है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आया है। पिथौरागढ़ की घाटियों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी जौहार घाटी, दारमा घाटी, व्यास घाटी और चौंदस घाटी है जो कि अपने आप में फेमस है।
पिथौरागढ़ जनपद के अंदर अगर हम बुग्यालों की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बुग्याल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है। जिसमें पहला है पिंडारी बुग्याल, दूसरा है नामिक बुग्याल, तीसरा है जोहार बुग्याल, चौथा खालिया टॉप, पांचवा छिपला कोट, उसके बाद रहाली बुग्याल, फिर लड़ी पांगटी बुग्याल, फिर थाला बुग्याल, बरम बुग्याल और दारमा बुग्याल। याद करना है, फिर से ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पिंडारी, फिर नामिक, फिर जोहार, फिर खलिया टॉप, फिर छिपला, फिर रहाली, फिर लड़ी, थाला, बरम और जो लास्ट में वो आएगा आपका दारमा। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ के वन्य जीव विहार में, तो पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। पिथौरागढ़ में है और टोटल 600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग अगर बात करेंगे तो आपका या अस्कोट वन्य जीव विहार में ही मिले हैं, जो कि जिनकी क्वांटिटी है 67। वन्य जीवों में यहाँ पर स्नो लेपर्ड, रीछ, कस्तूरी मृग, पहाड़ी तीतर और मोनाल आदि जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं पिथौरागढ़ के, तो कुछ फेमस व्यक्ति ये रहे हैं जो कि लगातार पेपरों में आए हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी के बारे में बात करते हैं, जिनका जन्म 1 मार्च सन 1961 को अस्कोट में हुआ था। पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर कभी आ जाएगा कि नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी जरूरी है, नशे का, पंचप्रिय, काव्य, परछाई आपकी इनकी फेमस रचनाएं हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ के नैन सिंह रावत, जो कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पंडित नैन सिंह रावत, जिनका जन्म सन 1830 में हुआ था। इन्होंने सन 1866 में नेपाल सीमा से ल्हासा तक सर्वेक्षण ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी, ठीक है। क्या? कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। अच्छा, इनके नाम का गूगल में डूडल भी आपका स्थित है, ठीक है। किसने दी थी? लंदन, इनको जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? लंदन ट्रायल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा उन्हें ये उपाधि दी थी, ठीक है। तथा साथ में ही इनको गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया था, ठीक है। फिर से हम बात करेंगे नैन सिंह रावत की। जन्म हुआ था 1830 में। 1866 में इन्होंने नेपाल सीमा से ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने इसे कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। किसने दी थी? लंदन ट्रायल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दी थी। किसके द्वारा? लंदन ट्रायल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा। और इनको एक गोल्ड मेडल दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी हैं, जो 18 अक्टूबर सन 1934 में भंडारी गांव पिथौरागढ़ में जन्मे थे। 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसका हिस्सा त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी भी थे, ठीक है। तो किस से थे अगर संबंध आ जाएगा तो फुटबॉल टीम से थे, जिसमें भारतीय टीम ने आपका स्वर्ण पदक जीता था 1962 में। कहाँ? जकार्ता में। फिर 1962 के एशियन गेम्स के बाद इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। 9 नवंबर 2014 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 9 नवंबर 2014 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद आती है हंसा मंडाल शर्मा, जिनका जन्म 17 मई 1947 को पिथौरागढ़ में हुआ था। हंसा मंडाल भारत की पहला भारतीय भारोत्तोलक कोच है, ठीक है। हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सन 2015 में हंसा मंडाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब? 2015 को
देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा चंद्रप्रभा ऐतवाल जो कि फेमस हैं, जिनका जन्म भी 1941 में पिथौरागढ़ में हुआ था और 1984 में एवरेस्ट अभियान की ये सदस्य रही थी। इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के प्रशासनिक ढांचे की, तो इसमें हमको देखने को मिलता है यहाँ पर विधानसभा जो सीट है वो कौन सी है, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और गंगोली हाट यहाँ की विधानसभा सीट है, जिसमें भी गंगोली हाट क्या है, एससी सीट है। तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 तहसीलें हैं, बेरीनाग, थल, तेजम, पिथौरागढ़, कनाली छीला, मुनस्यारी, देवल, बंगापानी, धारचूला, गड़ाई गंगोली, गंगोली हाट और डीडी हाट यहाँ की तहसीलें हैं। विकास खंड की बात करते हैं तो यहाँ पर डीडी हाट, कनाली छीना, मुनस्यारी, मूनाकोट, बेरीनाग, धारचूला, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ यहाँ के विकास खंड हैं। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 4,83,439 यहाँ की जनसंख्या है, जो कि जनसंख्या घनत्व 68% है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1020 है। साक्षरता दर 82.25 है 25 है और पुरुष साक्षरता जिसमें 92.75 है, 92.75 है, तथा महिला साक्षरता 72.29% है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ से रिलेटेड हमारे पास इतना ही था। बाकी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।